वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक ज़ॉम्बी टाइप की मूवी बहुत दिनों के बाद, जिसका नाम है 28 वीक्स लेटर। और ये मूवी दोस्तों 28 डेज लेटर मूवी का सेकंड पार्ट है, यानी कि उसका सीक्वल है। चलिए जानते हैं, और कुछ चीजें कनेक्टेड होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे ज्यादा चीजें नहीं है कनेक्टेड। तो कहानी की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब रेज वायरस फैलना शुरू हुआ था, यानी कि इस बार हम कुछ और लोगों की कहानियां देखने वाले हैं। जिस वक्त रेज वायरस फैलना शुरू हुआ था तब हम डॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एलिस के साथ खाना बना रहा होता है। दोनों इस घर में काफी समय से छुपे हुए रह रहे हैं, क्योंकि बाहर तो चारों तरफ वायरस फैल चुका है और ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। तो यहाँ इन दोनों के साथ घर में 4 और लोग रहते हैं, जिसमें जैकब नाम का एक लड़का, किम नाम की एक लड़की और साथ ही बूढ़े कपल भी है। अभी फिलहाल डॉन एलिस से बात कर रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी हॉलिडे ट्रिप की वजह से डॉन एलिस ने अपने बच्चों को पिछले महीने फ्रांस भेज दिया था, और ये वायरस सिर्फ ब्रिटेन में फैला हुआ है, जिससे फॉर्चुनेटली आज डॉन और एलिस के बच्चे सेफ है, पर ये दोनों खतरे में हैं। यही सोचकर दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं। अब जितने भी ये लोग घर पर है ना, सभी खाने के लिए बैठते हैं और सभी 6 लोग टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम गौर करते हैं कि हर तरफ कैंडल्स जल रही है और दिखने में ऐसा लग रहा है कि रात का समय, क्योंकि चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई है। इसी के साथ डिनर शुरू करने वाले होते हैं ये लोग, तभी अचानक से इनको बहुत तेज से लगातार एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, और वो आवाज इन्हें घर खोलने के लिए कह रही होती है। एलिस समझ जाती है कि कोई बच्चा उनसे मदद मांग रहा है, जिसके बाद वो डॉन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है कि जाओ जरा देखो कौन है, और ना चाहते हुए भी डॉन दरवाजा खोल देता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं ना, क्या पता वो बच्चा इन्फेक्टेड हो। खैर, दरवाजा खोलते अचानक से बहुत तेज सनलाइट अंदर आती है, और हम समझ पाते हैं कि असल में इस वक्त रात का समय नहीं है। घर को इन्होंने हर तरफ से ऐसा ढका हुआ है कि सनलाइट अंदर ना आ पाए, और जैसे ही ये सनलाइट इनकी आंखों पर पड़ती है, कुछ देर के लिए ये ठीक से देख नहीं पाते, जो कि दर्शाता है कि शायद इन्होंने सनलाइट को बहुत टाइम से देखा ही नहीं। पर उस बच्चे को अंदर लाया जाता है, जिसके बाद उसको खाना भी दिया जाता है। साथ ही ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो वो कहता है कि अचानक से मेरे माता पिता पागल हो गए और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से अपने घर से भाग निकला मैं, पर इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी भाग रहे थे। ये सुनकर ये सभी डर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है अब वो ज़ॉम्बीज़ यहीं पर हमला कर दे। किम तो डरी हुई हालत में जरा बाहर देखने की कोशिश करती है कि क्या माहौल है बाहर का, जिसमें उसको ज़ॉम्बीज़ के बीच हलचल होती हुई नजर आती है। और तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी बाहर से किम पर हमला कर देता है। वो किम का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ बाहर खींचकर उसको कई बार काट भी लेता है। किम चिल्लाती भी है, पर वो ज़ॉम्बी से हाथ नहीं छुड़ा पाती। ये देखकर ये सभी लोग किम की मदद करने जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो ज़ॉम्बी लकड़ियां तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और किम पर पूरी तरह हमला कर देता है। इतना होने की देरी थी कि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ लकड़ियां तोड़ तोड़ कर घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उस घर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था। ये देखकर डॉन, एलिस और वो बच्चा एक तरफ भागते हैं, वहीं वो ओल्ड कपल और जैकब दूसरी तरफ स्टोर रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ स्टोर रूम में तेजी से ना भागने की वजह से वो बूढ़े कपल ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाते हैं। वहीं किम तो पहले मर चुकी थी। दूसरी तरफ एलिस, डॉन और वो बच्चा एक कमरे में होते हैं, और लगता है उस कमरे में भी ज़ॉम्बीज़ भरने वाले हैं। तो डॉन एलिस को अपने पास बुलाता है और उस बच्चे को वहीं छोड़ देने के लिए कह देता है, पर एलिस उल्टा डॉन को अपने पास आने के लिए कहती है, ताकि डॉन उस बच्चे को भी बचा सके। पर डॉन को भी खतरा है, पर डॉन को लगता है कि अगर मैं इसको बचाने जाऊंगा तो कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। इसी वजह से वो विंडो के बाहर कूद जाता है और घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। वहीं पीछे से एलिस डॉन को आवाज देते हुए उससे मदद मांग रही होती है, और अचानक से एलिस की आवाजें आना हो जाती है बंद, यानी कि एलिस और वो बच्चा दोनों ही ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो चुके हैं। डॉन रोते हुए ज़ॉम्बीज़ से दूर भाग रहा होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, और उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वो जैकब को बोट स्टार्ट करते हुए देखता है। डॉन भी उसी बोट पर चढ़ जाता है और बोट स्टार्ट भी हो जाती है, पर तब तक एक ज़ॉम्बी जैकब को काट लेता है, और अगले पल जैकब भी दोस्तों ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जो चलती हुई बोट पर डॉन को काटने की करता है कोशिश, पर यहाँ ना चाहते हुए भी डॉन जैकब को मारकर बोट से गिरा देता है, और रोते हुए अकेला सही सलामत यहाँ से बच निकलता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वायरस फैलने के 28 दिनों के बाद लगभग पूरे ब्रिटेन में ये वायरस फैल चुका था। उसके 5 हफ्तों के बाद जो ज़ॉम्बीज़ बने हुए लोग थे वो खाना ना मिलने की वजह से मरने लगे। 18 हफ्तों के बाद ब्रिटेन को इस वायरस से पूरी तरह से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, और 24 हफ्तों के बाद ब्रिटेन में सभी चीजें फिर से सही की जा रही हैं। और अब हम यहाँ से वायरस के 28 हफ्तों के बाद का सीन देखने वाले हैं। अब हम डोयल नाम के एक डेल्टा फोर्स ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक स्किल्ड स्नाइपर भी है, जिसका काम होता है कि वो पूरे दिन शहर की निगरानी करे, और जैसे उसे कोई ज़ॉम्बी दिखे वो तभी उसको मार दे। डोयल की तरह कई सारे ऑफिसर शहर में हर वक्त निगरानी करते हुए रहते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि नाटो ने ब्रिटेन पर कंट्रोल कर लिया है, और अब अमेरिकन आर्मी ब्रिटेन को संभाल रही है। इसी के साथ लोगों को वापस ब्रिटेन लाया जा रहा है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ ना के बराबर ही बचे हुए हैं, और इस तरह लोगों को बुलाकर फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और जिस शहर में सभी को रखा जा रहा है ना, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 1, जो कि हर तरफ से सेफ और सिक्योर जगह है रहने के लिए मतलब। इसके बाद हम स्कारलेट नाम की एक अमेरिकन डॉक्टर को देखते हैं, जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट 1 में आई होती है, क्योंकि अब लोग डिस्ट्रिक्ट 1 में आने लगे हैं, क्योंकि वो सेफ है ना, और इस डॉक्टर का काम लोगों की हेल्थ चेक करने का है। स्कारलेट के साथ कई डॉक्टर्स भी आ जाते हैं वहाँ पर,
आगे हम देखते हैं कि डॉन के बच्चे टैमी और एंडी भी फ्रांस से लौट आए हैं और उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बचने के लिए आ चुके हैं। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट 1 में। तो इन सभी लोगों को सबसे पहले चेकअप के लिए भेजा जाता है, जिस दौरान इनको ये भी पता चलता है कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ था इतने टाइम तक, कैसे लोग मारे गए, कैसे वो ज़ॉम्बी में बदल गए, ये सारी चीजें इनको पता चलती है। अब चेकअप के दौरान टैमी का चेकअप इजीली हो जाता है। वहीं स्कारलेट नोटिस करती है कि एंडी की आंखों का कलर थोड़ा अलग है, यानी कि दोनों आंखों का कलर थोड़ा अलग है। ये देखकर स्कारलेट उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी और का भी आंखों का कलर ऐसा है? तो एंडी जवाब देता है कि मेरी माँ की आंखों का कलर भी अलग ही था। यानी कि दोस्तों एलिस के फीचर ही एंडी को आए थे, इसलिए उसको ऐसी आंख मिली थी। अब आगे डॉन टैमी और एंडी को घर लेकर आ जाता है, जो कि असल में उनका घर नहीं होता। असल में डिस्ट्रिक्ट 1 को संभालने की जिम्मेदारी में डॉन को भी जिम्मेदारी दी जाती है और वो इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिस वजह से उसे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह का एक्सेस होता है और उसको रहने के लिए एक बढ़िया घर भी दिया जाता है। डॉन फिर टैमी और एंडी को वहीं पर लेकर आता है ताकि उसका परिवार सेफ रहे, जहाँ वो उनकी मॉम की मौत के बारे में बच्चों को बताता है कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ ने उनको मार डाला। पर हालांकि वो ये बात छुपा देता है कि उस वक्त एलिस को बचाने के लिए वो नहीं गया था, वो खुद एलिस को छोड़कर भाग गया था, ये बात नहीं बताता हो। बेचारे बच्चे अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर बड़े दुखी होते हैं। रात में उसको नींद नहीं आती, एंडी को मतलब उसे अपनी मॉम का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था देखे हुए, जिस वजह से अगली सुबह एंडी और टैमी अपने पुराने घर जाने का फैसला करते हैं, जो कि यहाँ से पास ही में होता है। पर हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट 1 के बाहर है और सेफ एरिया में नहीं आता वो। अब सुबह डॉन के अपने काम पर जाने के बाद टैमी और एंडी अपने पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं और इस दौरान वो कर देते हैं सेफ एरिया को क्रॉस और चले जाते हैं डेंजर जोन में। और ये होते हुए डोएल उनको देख लेता है। दोनों फिर अपने पुराने घर पर पहुंच जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और वहीं से दोनों अपनी फैमिली और मॉम की फोटोज और पुरानी चीजें लेने लगते हैं कि तभी एंडी को ऊपर के कमरे से कोई आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर के कमरे में जाता है उसे शॉकिंगली अपनी मॉम एलिस जिंदा मिलती है। एलिस अभी भी जिंदा है दोस्तों और वो पूरी तरह से शॉक स्टेट में होती है। अब एलिस को देखकर एंडी उनको गले लगा लेता है, पर एलिस ज़ॉम्बी से कैसे बच पाई ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं पर आर्मी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जैसे ही एंडी और टॉमी घर से बाहर निकलते ना, उन्हें सामने ऑफिसर्स खड़े मिलते हैं जो कि उन्हें वापस सेफ जोन ले जाने के लिए आए हुए थे। और तभी ऑफिसर्स को भी घर के अंदर एलिस जिंदा दिखती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एलिस को क्वारंटाइन रूम में डॉक्टर स्कारलेट के साथ देखते हैं, जो एलिस का चेकअप कर रही है। हालांकि इस दौरान एलिस स्कारलेट के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जवाब देने की हालत में नहीं है अभी। पर चेकअप करते हुए स्कारलेट को यह भी पता चलता है कि एलिस को किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो था, पर एलिस के पास बहुत ही यूनिक और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ पा रहा है। इसी वजह से एलिस ज़ॉम्बी में नहीं बदली और डॉन के जाने के बाद से एलिस अपने घर में छुप कर रह रही थी। अब ये बातें आर्मी जनरल को भी पता चल जाती है कि एलिस के ऊपर ज़ॉम्बी का इफेक्ट नहीं होता, पर उसके शरीर में अभी भी ज़ॉम्बी वायरस है, जो अगर किसी दूसरे इंसान के शरीर में चला जाए तो वो इंसान तो ज़ॉम्बी बन ही सकता है। ये जानकर जनरल एलिस को मार देने का ऑर्डर देते हैं, पर तभी स्कारलेट बीच में आकर जनरल से बात करने लगती है और उनको समझाती है कि एलिस के ब्लड से हम एक ऐसा वैक्सीन बना सकते हैं जो कि ज़ॉम्बी वायरस से लड़ सकता है, और जो ऑलरेडी ज़ॉम्बीज हैं शायद उनको इंसान भी बना सकता है। ये सुनकर जनरल एलिस को मारने का फैसला रोक देते हैं। दूसरी तरफ अब इस बारे में जैसे ही डॉन को पता चलता है तो वो भागते भागते एलिस से मिलने पहुंच जाता है, जहां उसे अपने बच्चे एंडी और टैमी मिल जाते हैं सामने, जो कि डॉन पर इस वक्त बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि डॉन ने उनको कहा था कि उनकी मां मर चुकी है पर एलिस तो अभी जिंदा है। डॉन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि एलिस कैसे इतने ज़ॉम्बीज को सरवाइव कर पाई। इसके बाद एलिस से मिलने वो क्वारंटाइन रूम में जाता है और इस दौरान क्वारंटाइन रूम के पास कोई नहीं होता। स्कारलेट जनरल से बात करने के लिए गई होती है और वहाँ आर्मी के ऑफिसर्स भी नहीं होते, तो इसीलिए डॉन को एलिस के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता। आगे डॉन एलिस को देखकर पहले तो बहुत रोता है, फिर उससे माफी मांगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अकेले छोड़ दिया और बस खुद की जान बचाने की सोची और भाग गया। काफी देर तक इस तरह की बातें करने के बाद एलिस भी डॉन को माफ कर देती है और फिर डॉन एलिस को किस भी करता है। यही होती है डॉन की सबसे बड़ी गलती। एलिस ज़ॉम्बी नहीं बनी होती है, पर वो इन्फेक्टेड तो है, यानी कि उसके शरीर में अभी भी वायरस घूम रहा है और यही वायरस किस करते हुए एलिस के सलाइवा से डॉन के शरीर में चला जाता है और अगले कुछ पलों में डॉन एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, जिसको देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब क्या होगा। फिर डॉन, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है दोस्तों, वो एलिस पर बेरहमी से हमला कर देता है। एलिस को इतनी बुरी तरह मारता है ना कि उसके शरीर को पागलों की तरह काटने भी लगता है और इतने दर्दनाक हमलों के बाद वो फाइनली एलिस को मार डालता है। इसके बाद डॉन ज़ॉम्बी बनकर आता है बाहर और आर्मी के ऑफिसर्स पर भी हमला कर देता है, जिससे अब कई ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज आगे और लोगों को करते हैं इन्फेक्ट और इस तरह फिर से ज़ॉम्बी ये साइकिल शुरू कर देते हैं। एक को काटा उसने दूसरे को, तीसरे को, जिस वजह से सभी यहाँ से फिर अपनी जान बचाकर भागते हैं। स्कारलेट तो टैमी को लेकर भागने लगती है और इसी दौरान एंडी अपने डैड डॉन को देखता है, जो कि अपने बच्चे पर हमला करने आता है और उस डक्ट के नीचे से एंडी को लगातार लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। आर्मी के सभी ऑफिसर्स को ज़ॉम्बीज को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज और नॉर्मल
लगभग एक साथ ही भाग रहे होते हैं। अगर वो गोली चलाएंगे तो कोई भी मर सकता है, पर बड़ी मुश्किल से और किसी तरह ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहे होते हैं। हालांकि ये करते हुए कई नॉर्मल लोगों की भी जान जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन ज़ॉम्बी है कौन नहीं। इसके बाद आर्मी का जनरल सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर देता है कि मारो सभी को। जी हाँ दोस्तों, ज़ॉम्बीज के साथ साथ अब नॉर्मल लोगों को भी फाइनली मार देने का ऑर्डर दिया जाता है। ये सुनकर डोयल बहुत हैरान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना है, ना कि उनको मारना है। जिस वजह से डोयल ऊपर से अभी भी सिर्फ ज़ॉम्बीज को ही मार रहा होता है। और इसी दौरान एक ज़ॉम्बी एंडी पर हमला करने वाला होता है, जिसे डोयल शूट करके बचा देता है। अब डोयल समझ जाता है कि मुझे नॉर्मल लोगों को बचाना होगा, इसलिए डोयल अपने स्नाइपर के काम को छोड़कर आ जाता है नीचे और बचे हुए लोगों की मदद करने लगता है। इसी दौरान डोयल और एंडी एक स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां एंडी टैमी और स्कारलेट से मिलता है। और वहां इनको एक बूढ़ी औरत भी मिलती है, जो कि बाहर देखती है कि आर्मी के लोग नॉर्मल लोगों को भी बुरी तरह मार रहे हैं। तब स्कारलेट बताती है यही तो इस आर्मी जनरल का प्लान था। प्लान ये था कि ज़ॉम्बीज को पूरी तरह रोका जाएगा, और अगर इनके ज़ॉम्बी फैल गए तो प्लान भी यूज किया जाएगा, जिसमें ज़ॉम्बीज के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी मारा जाएगा, ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े। सभी डर जाते हैं ये सुनकर, और डोयल इनको बचाने के लिए इन्हें स्टोरेज एरिया से बाहर सेफ जगह पे लेकर जाने लगता है। इस दौरान डोयल को अपने एक साथी फ्लिन से पता चलता है कि कुछ ही समय में पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, और इसी वजह से फ्लिन डोयल को शहर से बाहर एक सेफ जगह पे बुलाता है, जहाँ पर फ्लिन का प्लान ये होता है कि वह हेलीकॉप्टर लेकर आएगा और डोयल को बचा लेगा। डोयल भी ये सुनकर सभी लोगों को अपने साथ उस सेफ एरिया में लेकर जाने लगता है, और इसी बीच आर्मी के ऑफिसर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें बेचारी वो बूढ़ी औरत मारी जाती है, जो कि इनको कुछ देर पहले मिली थी। अब स्कारलेट, डोयल, एंडी और टैमी उस सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां स्कारलेट डोयल से कहती है हमें एंडी को बचाना होगा, क्योंकि उसी के ब्लड से ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन सकती है। तभी वहां पर फ्लिन हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है, और वो देखता है कि सभी के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं। फ्लिन फिर डोयल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर डोयल कहता है कि बचाना है तो सभी को, वरना किसी को नहीं। लेकिन इसके लिए फ्लिन मना कर देता है, क्योंकि आर्मी का ऑर्डर है कि किसी भी सिविलियन को जिंदा नहीं रखना है, और अगर फ्लिन ने ऐसा किया तो शायद उसको भी मार दिया जाएगा। हालांकि डोयल तो अपनी बातों पर टिका हुआ रहता है कि मैं सभी को बचाऊंगा, जिस वजह से फ्लिन उसे कहता है कि देख तू मुझे स्टेडियम में मिल, वहां से आर्मी नहीं देख पाएगी तो मैं तुम सबको वहां पिकअप कर लूंगा। इसके बाद कहकर फ्लिन चला जाता है, और जाते हुए वो उन लोगों के पीछे पड़कर ज़ॉम्बीज को भी मारते हुए जाता है, जिससे ये लोग आसानी से स्टेडियम में पहुंच जाए। अब ये सभी भागते भागते डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाते हैं, जहां पर आर्मी ने नर्व डैमेजिंग गैस फैलाया होता है, और इस गैस को इनहेल करने से होता यह है कि इंसान का नर्वस सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है, और इस वजह से कई ज़ॉम्बीज मर भी रहे होते हैं। गैस से बचने के लिए ये अपने चेहरे को ढक लेते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ ये एक कार लेकर भाग रहे होते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से डोयल बाहर जाकर कार को धक्का देकर स्टार्ट करने लगता है, जिससे कार तो स्टार्ट हो जाती है, पर तभी पीछे से आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं, और आर्मी ऑफिसर्स को तो सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर था, तो वो डोयल को देखते ही उसे मार डालते हैं। अब कार से स्कारलेट, एंडी और टैमी एक रेलवे टनल के पास पहुंच जाते हैं, ताकि उस टनल के जरिए अंदर ही अंदर से ये सभी स्टेडियम तक पहुंच जाएं। पर शॉकिंगली इन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिख जाता है, जो इन्हें देखते ही इन पर करता है हमला, और स्कारलेट को भी मार डालता है दोस्तों। फिर तो डॉन एंडी पर भी हमला करके उसे काट लेता है, पर ना चाहते हुए भी टैमी को अपने डैड को स्कारलेट के गन से शूट करना पड़ता है। अब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से एंडी की आंखों का कलर हो जाता है रेड, जैसा कि एलिस की आंखों का भी कलर था जब वो इन्फेक्टेड थी। पर एंडी के अंदर भी एलिस का इम्यून सिस्टम है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता, और दोनों पहुंच जाते हैं स्टेडियम, जहां फ्लिन इनको देखकर सोचने लगता है कि इनको मारूं या नहीं, पर फिर वो इनको नहीं मारता और हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। अब ये लोग शहर जाने लगते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, वायरस वापस आ चुका है। अब मूवी के एंडिंग में हम यहाँ से 28 दिनों के बाद का सीन देखेंगे, जहाँ फ्लिन का हेलीकॉप्टर कहीं पर पड़ा हुआ है, जहाँ हेलीकॉप्टर के रेडियो में फ्रेंच आर्मी की आवाज आती है, जो कि उनसे हेल्प मांग रहे हैं, यानी कि वायरस अब फ्रांस में भी फैल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज लोगों के पीछे भागते हुए पेरिस में मेट्रो के जरिए एफिल टावर के सामने आ जाते हैं, जिससे ये समझना मुश्किल नहीं कि वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है, और इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। बाकी दोस्तों, कहानी छोटी थी लेकिन थी थोड़ा ज़ॉम्बी वाली, है ना? आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।